Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to do a third lecture of thermodynamics subject. In today's lecture, we are going to discuss about the exact differential, thermodynamic process, Gibbs phase rule, and lastly the quasi-static process. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. And the one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting time, let's get started with the lecture. So in the previous lecture, we will discuss about the thermodynamics properties. Like thermodynamics properties are two types, intensive and extensive property. If we talk about the extensive properties, are the properties which depends upon the size and mass of the system. While in the case of intensive property, the property which do not depend or independent from the size and mass of the system. So I have noted down some important point related to the thermodynamic properties. Like first point is that the ratio of the two extensive properties is always intensive property. Like this is very important question, that ratio of the two extensive property is always intensive property. The next point is that the specific property, any specific property is always intensive property. Next point is the property is the point function. It does not depend upon the past history, okay, and it is a state function, okay. Next is the property is the exact differential. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसका मतलब क्या हो गया एग्जैक्ट। अब हम इस लेक्चर पे यही पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे हम प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, क्या कंडीशन होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन और ये प्रॉपर्टी जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसी के थ्रू आपको पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का टॉपिक समझा दूंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी इक्वेशन जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये P से प्रेशर है, V से स्पेसिफिक वॉल्यूम है, T से क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल को प्रूव करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लाइक इक्वेशन है। जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकल फॉर्म में तो वो होता है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। मीन्स की इक्वेशन जो हमारी है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना होगा। मीन्स del of m upon del of y at constant x is equal to del of n upon del of x at constant y। हमें ये चीज़ प्रूव करना है। जो इक्वेशन ये प्रूव कर देगी कि ये दोनों डेल ऑपरेटर जो है इनके m और n के वो इक्वल है एट कांस्टेंट y और x के, तो हमारा वो वाला इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ कि आपको देखने में इजी रहे। मैं पोर्शन रब नहीं करूँगी, बाकी मैं पोर्शन रब कर दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो कि है dV। तो इस केस में हम इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं, लाइक ये हो जाएगा mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा m क्या हो गया, p हो गया, और जो dx जो है हमारा वो dv है, ठीक। और n जो है हमारा वो 0 हो गया और dy जो हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये दोनों टर्म 0 हो गया। अगर हम इसका डिफरेंशियल निकाले भी, डेल ऑपरेटर निकाले भी, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से कट हो गया, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। सेकेंड हम देख लेते हैं, हमारा आ जाता है VdP इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस केस में भी देखिए, अगर आप इसको m लेते हैं तो इस केस में m क्या है, v है, ठीक है। dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास dp है
और यहाँ n जो है वो 0 हो गया और dy हमारा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो दोनों दो ऑप्शन तो हमारे रिमूव हो गए, ठीक है। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन तो हमारे रिमूव हो गए। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, dt बाय टी प्लस पी डी वी अपॉन वी, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके वेरिएबल्स लिख लेते हैं। जैसे m क्या होगा इस फॉर्म में, तो 1/t, ठीक है। dx क्या होगा इसमें, dt, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, n जो होगा इस इक्वेशन में होगा p अपॉन v, और जो हमारा dy होगा वो होगा dv, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट t पे है और ये जो है हमारा कांस्टेंट v पे, ठीक है। तो अब हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, डेल m क्या है 1/t, ठीक है। डेल m क्या हो गया, यहाँ मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, डेल y क्या है dv, तो हम dv लिखेंगे। m क्या है 1/t, तो ये हमने 1/t लिख लिया। अब ये होल कांस्टेंट कितने पे है, कौन सा होगा, t पे, ठीक है, ये t पे है। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोई भी डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वो वेरिएबल होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हम d के v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई v का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और साथ में ही एक और चीज़ है कि ये जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है और एनी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑप्शन कौन सा निकालते हैं, dn/dx एट कांस्टेंट y। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं डेल बाई डेल, हमारा डेल x क्या होगा dt, ठीक है, और हमारा जो n जो है वो होगा p अपॉन v, ठीक है। अब हमारा कांस्टेंट वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे v होगा, ठीक। अब ये देखिए कि हम ये जो p अपॉन v है और डिफ्रेंशिएट करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब जो ये v है और ये v है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म हो गया, मतलब हम इसको नहीं छू सकते, ये कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम p को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी उससे, जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT, तो हम P को क्या लिख सकते हैं, MRT अपॉन V लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल T अपॉन MRT अपॉन V स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एट कांस्टेंट V, ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट V पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं t और t से, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेन बचेगा mr अपॉन वी स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ये जो है डेल m बाई डेल y एट x इज़ नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x बाय एट कॉन्स्टेंट y। तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स कि ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा नॉट ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारा नहीं है। अब देखिए अगर आप एग्जाम में होते तो आपको जब तीन ऊपर के ऑप्शन आपने कैंसिल कर लिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फोर्थ आंसर सही होगा। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से फोर्थ जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गिवन है डेल टी बाई टी माइनस वी डेल पी बाय डेल टी, ठीक है, ये टी है, सॉरी डेल टी, ठीक है, ये ऑप्शन गिवन है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले m क्या हो गया, हमारे पास हो गया 1/t, डेल x क्या हो गया हमारे पास डेल t, n क्या हो गया हमारे पास माइनस v अपॉन टी, और डेल y जो हो गया हमारे पास हो गया डेल p, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन, पहला हमारा क्या है, डेल m डेल y करना है, तो
डेल एम डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। तो हमारा डेल एम क्या है, डेल अपॉन डेल वाई क्या है, डेल पी एट कांस्टेंट 1/t एट कांस्टेंट किस पे होगा, टी पे। ठीक, अब सर सिंपली वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है p के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे p टर्म है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेल m n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। तो हमारा डेल n क्या हो गया, डेल t माइनस v अपॉन t, ठीक है, एट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट p। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम क्या करेंगे, अब हमें टेम्परेचर तो है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए t है, तो हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो हम v को भी रिप्लेस कर सकते हैं, t को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो p है, यहाँ पे कोई भी टर्म जो है कांस्टेंट नहीं है। तो हम फिर से ये इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे m आर टी पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो हम सपोज v को रिप्लेस कर रहे हैं, तो v जो होगा हमारा क्या होगा, एम आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो हमने यहाँ मूव किया डेल अपॉन डेल टी माइनस v को रिप्लेस किया तो हो गया एम आर टी अपॉन पी टी एट कॉन्स्टेंट p। ठीक है, ये हो गया, ये t और t कैंसिल हो गया। अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वही 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होल इक्वेशन 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल कोई भी आएगा तो डिफरेंशियल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इस केस में जो यहाँ पे था, तो ये आप v के बदले, जैसे मैंने v को रिप्लेस किया वैसे आप t को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट है वो p है, वो उस पर मैटर नहीं कर रहा है कि इस पर कौन सा वेरिएबल नहीं रख सकते, क्योंकि वो एग्जैक्टली कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर p है, जो वेरिएबल इसमें नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, इट मीन्स कि हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं गिब्स फेस रूल के बारे में। ठीक है, उससे पहले गिब्स फेस रूल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ सिस्टम की, तो व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी दैट state at which all the property of the system have a fixed or definite value। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं किसी सिस्टम में, तो उसमें जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हर प्रॉपर्टीज़ का एक फिक्स और डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए। किसी भी सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ का, सारी प्रॉपर्टीज़ का फिक्स और डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे सपोज़ हम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई पीवी डायग्राम है किसी सिस्टम का, उसमें जो है प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे किसी भी एक पॉइंट पे उसका फिक्स और डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोसेस को, सिस्टम को हम स्टेट सिस्टम कहेंगे, स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम कहेंगे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, जो प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू है, वो फिक्स है। अगर फिक्स नहीं होगी तो आप ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ पर्टिकुलर उसका फिक्स वैल्यू होना चाहिए। तो हम स्टेट क्या कहते हैं? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव फिक्स एंड डेफिनेट वैल्यूज। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेट की। अब हम स्टेट को फॉलो करने के लिए अब हम गिब्स फेस रूल की बात करते हैं कि वो बेसिकली क्या प्ले करता है रोल। तो गिब्स फेस रूल जो है आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है P+F इज इक्वल टू C+2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इससे आपको कैलकुलेट करने भी आता होगा किस तरीके से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो आपने नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला रख लिया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है और क्यों ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। सपोज हम मेज़र कर लेते हैं, जो गिब्स फेस रूल जो है
वो बेसिकली यूज्ड हो रहा है क्या करने के लिए, गिब्स फेस रूल इज यूज्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम की जो है स्टेट को फिक्स कर रहे हैं। अब स्टेट को फिक्स कर रहे हैं मतलब कि जो उसमें प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यूज़ को फिक्स कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू और डिपेंडेंट वैल्यू उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम फिक्स कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा, गिब्स फेस रूल जो है वो ये काम करता है नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करने में। देखिए लिखा भी है मैंने, गिब्स फेस रूल इज यूज टू फिक्स द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, मीन्स कि हम फिक्स कर रहे हैं किसको, प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, जो इसमें से n नंबर ऑफ जो है प्रॉपर्टीज़ वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी, n। अब हमें डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ निकालनी हो तो क्या करेंगे, सिंपली हम m माइनस n कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैं आपको सॉल्व कर लेती हूँ कि किस तरीके से यह काम करेगा। जैसे सपोज हमारे पास है कि y इज इक्वल टू 9x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास 9x प्लस 2 है, 9x प्लस 2। तो इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, क्योंकि x की वैल्यू हम जितनी रखेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि y कितनी वैल्यू देगा, कि y की वैल्यू कितनी होगी। जैसे सपोज मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो इसका वैल्यू जो होगी 11 हो गई y की। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो है वो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स हो जाएगा ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर दें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो गिब्स फेस रूल जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं वो क्या देता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, कि इतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर आप फिक्स कर दें तो प्रोसेस अपने जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी फिक्स हो जाएंगी। उससे क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम जो है फिक्स की प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी और सिस्टम जो है स्टेट प्रोसेस में आ जाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, स्टेट वेरिएबल कहलाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हमने फिक्स कर दिया, अगर हमने 1 रख दिया तो हमारा ये 11 वैल्यू आ गई और y की वैल्यू डिपेंडेंट हो गई, जो डिपेंडेंट है। अब जो गिब्स फेस रूल जो मैंने बताया कि क्या बता रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स मिनिमम number of independent properties required to fix the state of the system, वो हमें बताता है क्या, गिब्स फेस रूल हमें वही बताता है कि गिब्स फेस रूल की मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने रखने पड़ेंगे कि हम उससे अपने प्रोसेस को, सिस्टम को, स्टेट प्रॉपर्टीज़ को और सिस्टम को, स्टेट ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हो गया P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। P जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस को। ठीक, F जो है वो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, C जो हो गया वो कंपोजिशन हो गया और जो 2 जो है कांस्टेंट है। तो इसको फॉर्मूले को समझने के लिए इसके पे एक बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है। ठीक है, इसमें सिर्फ लिक्विड वाटर है, इसमें लिक्विड ऑफ वाटर, गैसेस ऑफ वाटर। ठीक है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पे 3 फेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सारे वाटर के फेस हैं, अवेलेबल हैं। ठीक, तो इसकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं किस किस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे। जो फर्स्ट सिस्टम है हमारा, ये फर्स्ट सिस्टम है, इसमें देखिए फेस कितना होगा, फेस हमारा 1 हो गया क्योंकि सिर्फ लिक्विड फेस है। ठीक है, और हमारा कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट हमारा क्या है, सिर्फ वाटर है और कोई लिक्विड तो है नहीं, तो वो भी 1 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें
2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गए जो कि हम फिक्स कर दें तो हमारा सिस्टम जो है वो हो जाएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा हमारा सिस्टम। जैसे टेम्परेचर या प्रेशर, कोई भी प्रॉपर्टीज़ हम फिक्स कर दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें फेस 2 है तो फेस हमारे 2 हो गए, कंपोनेंट 1 ही है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 प्लस एफ प्लस इज इक्वल टू 1 कंपोनेंट प्लस 2। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें फिक्स करना पड़ेगा। थर्ड में आ जाते हैं जिसमें फेस 3 आ गए, कंपोनेंट 1 है तो हमारा क्या हो गया, 3 प्लस एफ प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो गया है। तो इस जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पे जो होता है क्या हो जाता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कहलाता है, ठीक। अब जो ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट, इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया तो वो कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इस ट्रिपल पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर कितना रहता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना रहता है, 0.617 किलो पास्कल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको टेम्परेचर को आप केल्विन में चेंज कर लीजिए, 273.15 प्लस 0.1 से ऐड करके 0.01 से ऐड करके तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये कितनी में हो जाएगा, 273.16 केल्विन। और जो प्रेशर कहलाएगा वो होगा ये किलो पास्कल में। ये आपको ऑप्शन में दिए रहते हैं लेकिन आप यूनिट ध्यान रखिए कि ये वैल्यू 0.617 किलो पास्कल है। तो ये ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर ध्यान रखना है। और साथ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 0 हुआ। और ये टेम्परेचर और प्रेशर को भी याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल वे में आपको पता चल गया कि अब गिव्स फेस रूल जो है हम क्यों यूज़ करते हैं। सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद किया हमने साथ में पीछे उसकी बैक हिस्ट्री भी देखी कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कितनी ईजिली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि स्टेट किसे कहते हैं, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम की वो कांस्टेंट होती हैं और डेफिनेट वैल्यू होती है, डेफिनेट और फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और इस तरीके से गिव्स फेस रूल से हम वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट भी हो सकते हैं जिसमें 2 फेस या 3 फेस हैं और कंपोजिशन भी चेंज है, वो अलग होते हैं। वो मैं न्यूमेरिकल पार्ट में आपको उस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे अभी फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Now we talk about the thermodynamic process. So there are 2 types of process, like reversible process and non-reversible process. In the case of reversible process, suppose we have a state 2, state 1 and 2. We have to follow this route. Okay, this is the first route and we follow this route from 1 to 2. ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। अगर हम इसी पाथ पे हम बैकवर्ड चले जाएं इसी पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन अब क्या होगा, हमारा ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर किसी बिना सराउंडिंग को अफेक्ट करते हुए या सिस्टम को अफेक्ट करते हुए अगर हमने सेम पाथ फॉलो कर लिया तो उस केस में हमारा जो प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइक द प्रोसेस इज सेड टू बी, डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल if it follow the same path as that of the forward path without affecting the system and surrounding। अगर वो फॉलो कर लेता है सेम पाथ बिना कोई इफेक्ट दिए सिस्टम और सराउंडिंग को तो कहलाता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे सपोज ये एक डस्टर है जो मैंने यहाँ पे रख के इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। अब इसने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फिर से इसको यही फॉलो करवाऊँ पाथ, तो क्या ये पाथ फॉलो कर सकता है? सेम नहीं कर सकता, क्योंकि सेम कर लेता है तो ठीक है कि सेम फॉलो कर लेता है तब तो वो कहलाएगा रिवर्सिबल पाथ। उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला। अगर
इस बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके बीच में फ्रिक्शन करेगा। तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, इसमें एनर्जी जनरेट होगी, तो एनर्जी जनरेट और हीट जनरेट होगी, तो इस तरीके से ये सिस्टम और सराउंडिंग को इफेक्ट डाल रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर वो सिस्टम और सराउंडिंग को बिना इफेक्ट में डाले हुए एक ही फॉरवर्ड पाथ की तरह वो बैकवर्ड पार्ट भी फॉलो कर ले, तो उस सिस्टम को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर नहीं फॉलो कर पाता है तो उसको कहते हैं नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने, एक यहाँ पे एक मास रख दिया। ठीक है, मास रखने के बाद इसकी पोजीशन थी, पहले 1 पोजीशन थी, और इसको मैंने उठा के रोटेट करके मूव करा के इसको इस पॉइंट पे ले आए 2 पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट पे ले आई, इसने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया, ये एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ हुआ इसका। अब मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स को मैं वापस यहाँ रख दूँ। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो सिस्टम को और ये पूरे सिस्टम को और सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं डालेगा? क्या डालेगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होंगे जो कि कहलाएंगे फ्रिक्शन। तो बेसिकली तो नॉन रिवर्सिबिलिटी के लिए जो फ्रिक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नॉन रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या है, फ्रिक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस तो अभी नहीं एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हर जगह पे फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, तो सारे प्रोसेस ज़्यादातर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन जो एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस का जो मेन रीज़न है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो है फ्रिक्शन। जो रिस्पॉन्सिबल है नॉन रिवर्सिबिलिटी का, वो क्या है, फ्रिक्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को अगर बाय नेम देखें तो क्वाजी मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट रुका हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट रुका हुआ, और स्टैटिक मतलब तो कांस्टेंट हुआ प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन हम बात करें तो द वर्ड क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट, सो इट इज ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस। सो it is a very slow process in such a way that each and every intermediate state is in equilibrium। ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आप उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मेंटेन है, लेकिन वो एक्चुअल में मूव हो रहा होता है। अब आपको मेरे कहने पे नहीं समझ में आएगा, अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम से आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये एक सिलेंडर है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, ये पिस्टन लगा हुआ है, इस पर मैंने एक m वेट रखा है। ठीक, m वेट रखा है, तो इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैसेस अवेलेबल है, कुछ प्रेशर है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये जो अभी जो फर्स्ट पॉइंट पे ये जो पहला इसका स्टेज है, तो ये है, इसका पर्टिकुलर प्रेशर है और पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, पर्टिकुलर प्रेशर है और पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक, अब मैं इसका सेकंड स्टेज बनाऊं, जैसे सपोज मैंने सेकंड स्टेज मतलब कि मैंने इसका वेट रिमूव कर दिया। ठीक है, वेट रिमूव कर दिया तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, किसकी वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो सपोज इसका यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, ये वॉल्यूम बढ़ गया, और लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से क्या, प्रेशर कम हो गया। तो ये जो है उसने ये पाथ फॉलो किया। ठीक है, तो 1 ये पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो क्या इसका मतलब कि हमें कितना वेरिएशन दिख रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे हम देख सकते हैं कि इसमें मास हटाने से हमारा जो है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, पिस्टन मूव हुआ, और हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस नहीं है, ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करना चाहते हैं क्वाजी स्टैटिक के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फिर से एक सिलेंडर लिया और उसमें पिस्टन प्लेस किया। ठीक है, अब जो हम लोग ये वेट ले रहे थे, जो m वेट ले रहे थे,
उतने ही वेट का हमने कोई और चीज़ रखी, जैसे सैंड, हमने इतने ही अमाउंट की हमने ये सैंड रख ली यहाँ पे, ये क्या है, सैंड, ठीक है, सैंड है। अब वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर हम इस मास को, तो अगर हमें हटाना होगा तो हमें पूरा पूरा m मास हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, पिस्टन एक साथ मूव करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के प्रेशर की वजह से। अगर हमने यहाँ सैंड रखा है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसमें से एक पार्टिकल निकालते हैं और एक निकाला, दो निकाला, तो क्या होगा कि ये जो गैस का जो प्रेशर से ये पिस्टन ऊपर तो जा रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है, इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये प्रेशर ये 1 से 2 पॉइंट पे, मतलब पिस्टन पूरा हटने, सैंड पूरा ख़त्म होने पे, इस टाइप के स्टेज आने में इसको छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, छोटे 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 छोटे, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप ऐसे एनालाइज करके पता भी नहीं चल पाएगा आपको कि इसमें इतने सारे आपको स्टेप बीच में कैरी आउट हुए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, द वर्ड क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट, सो इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैटिक, इट मीन्स इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी इंटरमीडिएट स्टेट इज़ इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस तरीके से ये कैरी आउट होता है कि लगता है कि जो ईच एंड एवरी जो हमारा जो स्टेज है, वो स्टेप जो है, वो इंटरमीडिएट जो है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में वो मूव कर रहा होगा। तो इस ना हमने अभी तक देख लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिया, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस देख लिया और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस देख लिया। अब हम क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो रिलेशन क्या है, किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, लेकिन जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो कंपलसरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रहे जब तक से वो फ्रिक्शन लेस ना हो। यही मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है दैट ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजी स्टैटिक, बट क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट बी रिवर्सिबल ऑलवेज, इट मस्ट बी अ फ्रिक्शन लेस ऑल्सो। मतलब रिवर्सिबल के साथ साथ वो फ्रिक्शन लेस होगा, तभी वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस पढ़ाया मैंने आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के सारे टिप्स बता दिए, और ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बता दिया। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे जो वर्ड्स मैं आपको बताए हैं, जैसे रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो उसके पीछे ये छोटे छोटे कंसेप्ट काम करते हैं, इसलिए आपको ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अगर आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है छोटी छोटी चीज़ों में, अच्छे से आपको पता तो है कि हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता ही नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ खुद से करा रही हूँ। मैं ये समझ रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बढ़ा रही हूँ ताकि जो आगे जो मैं स्पीड पकड़ूँ तब मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हो। ये बात समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे अप्रिशिएट करिए ताकि मैं आपको वीडियो और बना के दे सकूँ। मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेक्चर बना रही हूँ ताकि आप लोग का फ्यूचर सिक्योर हो सके, ठीक है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।